हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। तो जो भी पैसेज होता है सब्सटेंसेस का, यानी एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस इधर से उधर जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का, वो सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और ये केवल जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस ही नहीं, जो ऑर्गेनल्स की कवरिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अक्रॉस भी देखा जाता है। मेनली इस तरह के ट्रांसपोर्ट को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये डिवीज़न जो है इस बेसिस पर किया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान, यानी जब एक सब्सटेंस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मेम्ब्रेन को पार करके दूसरी तरफ जा रहा है, तो उस दौरान एनर्जी यूज़ हो रही है या फिर नहीं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इस तरह की मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में सेल जो है किसी भी प्रकार की एनर्जी खर्च नहीं करता और ना ही कोई स्पेशल एक्टिविटी होती है। ये ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी जहाँ पर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अधिक है, वहाँ से वो सब्सटेंस मेम्ब्रेन के उस तरफ जाएगा जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। ये दो प्रकार का आप इसे मान सकते हैं, पैसिव डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। पहले अगर हम पैसिव डिफ्यूज़न की बात करें तो उसमें केवल एक सिंपल डिफ्यूज़न देखने को मिलता है। तो सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पर कोई एक्टिव रोल नहीं होता, यानी कि सेल मेम्ब्रेन किसी भी प्रकार की एक्टिविटी शो नहीं कर रही है, ना ही एनर्जी खर्च कर रही है। यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो खुद ही उस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ होकर पास हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू हो रहा है। तो ये भी दो प्रकार से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल डिफ्यूज़न, जो कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए होता है। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बहुत ही रैपिड रेट से अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग पास हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली लिपिड्स की और प्रोटीन्स की बनी हुई है। जो लिपिड्स सॉल्युबल सब्सटेंस है वो आसानी से इस मेम्ब्रेन में इसलिए पास होकर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा एक तरीका होता है चैनल ट्रांसपोर्ट। ये जो चैनल ट्रांसपोर्ट है, इसमें क्या होता है कि मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स होते हैं जो कि टनल प्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं। यानी टनल प्रोटीन, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि पूरी मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेजेंट होते हैं, वो एज अ चैनल फंक्शन कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो चैनल्स हैं ये वाटर के लिए डिफरेंट चैनल्स होते हैं, आयंस के लिए अलग अलग चैनल्स होते हैं। वाटर चैनल्स को एक्वापोरिन्स भी बुलाया जाता है। इसके थ्रू वाटर और वाटर में जो भी सॉल्युबल गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल CO2, ऑक्सीजन, ये सब पास होते हैं। और जो दूसरे आयंस के लिए जो चैनल्स होते हैं उनको आयन चैनल्स बुलाया जाता है, जो कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं। यानी एक आयन के लिए एक स्पेसिफिक चैनल होता है। फॉर एग्जांपल के लिए Na+ या K+ आयन के लिए अलग अलग चैनल्स होंगे। वो केवल Na+ का जो चैनल है वो केवल Na+ यानी सोडियम के आयंस को ही पास होने देगा, और पोटेशियम आयंस के लिए जो चैनल है वो केवल पोटेशियम आयंस को ही अपने थ्रू जाने देगा। तो ज़्यादातर जो आयन चैनल्स होते हैं वो गेटेड भी होते हैं। गेटेड यानी किसी प्रकार से उन्हें एक बार सिग्नल या स्टिमुलस जब मिलता है तो वो ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वोल्टेज गेटेड चैनल्स देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होगा वो ओपन हो जाएंगे। मैकेनिकल गेटेड चैनल्स होते हैं। इसके अलावा लिगेंड गेटेड चैनल्स भी होते हैं। लिगेंड गेटेड चैनल्स यानी जब लिगेंड एक उनका स्पेसिफिक उनसे बाइंड होता है तो वो ओपन हो जाते हैं। तो आयन चैनल्स के थ्रू या फिर एक्वापोरिन या वाटर चैनल्स के थ्रू जो भी ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यानी उसमें सेल के द्वारा कोई भी एनर्जी खर्च नहीं की जाती, और जो रेट है पास होने की ट्रांसपोर्ट की वो काफ़ी हाई रहती। इसके बाद देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या होता है कि डिफ्यूज़न तो हो रहा है लेकिन उसे कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिन्हें परमेजेस बुलाया जाता है, वो इस डिफ्यूज़न में हेल्प कर रहे हैं या इसे फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसलिए इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं। परमेजेस के द्वारा होता है ये, इसमें भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसपोर्ट इसमें भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी जहाँ पर उसकी
कंसंट्रेशन अधिक है वो सब्सटेंस मेम्ब्रेन के उसी ओर मूव करेगा, सॉरी, जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन अधिक है वहाँ से जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम है उस ओर मूव करेगा। तो इसके लिए जो प्रोटीन्स फंक्शन करते हैं उनको हम परमिएजेस बुलाते हैं, क्योंकि वो परमिट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट को। इसका एक एग्जांपल है, जब ग्लूकोज आरबीसीज में एंट्री करता है तो ये एक परमिएज के थ्रू जो है एंट्री करता है। ये परमिएजेस भी स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, यानी मान लीजिए अगर ये ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक हैं तो जो उसमें अरेंजमेंट है, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है उसको वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और दूसरे किसी ऐसे मॉलिक्यूल को जो ग्लूकोज से भले ही मिलता जुलता हो लेकिन उसे बाइंड नहीं करेंगे। इनमें सैचुरेशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि इनमें एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक बार में बाइंड हो सकते हैं, उसके बाद ये एक तरह से काम करना बंद कर देते हैं। फिर ये जैसे जैसे उनकी संख्या जो है रिड्यूस होती है, फिर ये दोबारा से उनको बाइंड करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक अपहिल मूवमेंट है सब्सटेंसेस का मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जहाँ पर ये सब्सटेंसेस या सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, यानी जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन अधिक है अगर उसी ओर हम सब्सटेंस को चाहते हैं कि वो वहाँ पहुँचे तो उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, सेल को एटीपी खर्च करना पड़ता है, और फिर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ये आयंस, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, ग्लूकोज, फिनोल्फथैलिन, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी के केसेस में देखने को मिल सकता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स जो हैं वो इसे कैरी आउट करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़न के मुकाबले ज़्यादा रैपिड होता है। और इसके लिए जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं उन्हें कैरियर मॉलिक्यूल्स या कैरियर पार्टिकल्स या कैरियर प्रोटीन्स बुलाया जाता है। तो ये भी स्पेसिफिक होते हैं, एक सॉलिड पार्टिकल के लिए या एक आयन या एक मॉलिक्यूल के लिए एक स्पेशल कैरियर मॉलिक्यूल होता है। तो होता क्या है, एक तरफ से मॉलिक्यूल जो है, मान लीजिए अगर अभी वो सॉल्यूट या जो सबस्ट्रेट है वो बाहर प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के, तो वो उस कैरियर प्रोटीन के एक तरफ से बाइंड करता है और फिर जो उस कैरियर के साथ कंबाइन होकर कैरियर सॉल्यूट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस स्टेट में क्या होता है, जो कैरियर प्रोटीन है उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होता है, और इस चेंज के लिए एटीपी जो है खर्च की जाती है। उससे क्या होता है, उसके कन्फर्मेशनल चेंज के साथ साथ वो जो सबस्ट्रेट है वो या सॉल्यूट जो है वो दूसरी तरफ मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और अल्टीमेटली फिर उसे वहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी खर्च हुई क्योंकि यहाँ पर कैरियर जो है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, उसी के द्वारा यहाँ ट्रांसपोर्ट परफॉर्म किया गया। तो एनर्जी एटीपी से मिलती है, यहाँ पर एटीपी का डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है और वो एडीपी फॉर्म कर लेता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है एनिमल सेल्स में जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप ऑपरेट होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जनरली देखने को मिलता है। इसमें क्या है कि जनरली एनर्जी को यूज़ किया जाता है और एक एटीपी मॉलिक्यूल के हाइड्रोलिसिस होने पर 3 Na+ आयंस बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, जबकि 2 K+ आयंस ये अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए इसे सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप कहते हैं। ऐसा ही एक पंप जो है प्रोटॉन पंप क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एंजाइम है एटीपेज वो यहाँ पर हेल्प करता है। इसमें एटीपेज जो है एटीपी का हाइड्रोलिसिस करता है और इसके कारण 3 Na+ बाहर की तरफ जबकि 2 K+ आयंस जो है अंदर की तरफ मूव किए जाते हैं। इस पंप के कारण नर्व सेल्स में एक रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन रहता है। साथ में जो मेम्ब्रेन का इनसाइड है वहाँ पर पॉजिटिव आयंस की कमी के कारण एक नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, जबकि बाहर की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल मेंटेन किया जाता है। तो होता क्या है, इसके अलावा इसे हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब क्या है, जो सोडियम आयंस बाहर की ओर ट्रांसपोर्ट किए गए हैं, जब वो सोडियम आयंस जो है वापस से सेल्स में आते हैं अपने
साथ वो कोई और सब्सटेंसेस को भी लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है या अमीनो एसिड्स हैं, इसे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि पहला जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके द्वारा किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है जनरली बाहर की ओर, और वो फिर जो है दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो गए, उन दोनों का साथ में जो या फिर दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में भी ट्रांसपोर्ट जब होता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो उसे हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें केवल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही एनर्जी खर्च होती है, दूसरी बार जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनका तो एनर्जी खर्च नहीं होती। इसके अलावा और भी ऐसे कई पंप्स हैं, जैसे कैल्शियम पंप है आरबीसी मसल्स में, K+ पंप, Cl- का पंप, या K+ और H+ एक्सचेंज पंप जो कि स्टोमेटा के गार्ड सेल्स में ऑपरेट करता है। ये सब इसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेन डिफरेंसेस क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है सेल के द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेल कोई एनर्जी खर्च नहीं करता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जनरली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध होता है, यानी जहाँ पहले से कंसंट्रेशन अधिक है उसी ओर ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ एनर्जी खर्च होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है वहाँ पर उसकी तरफ उस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण सेल्स जो है अपने अंदर एक्यूमुलेट कर पाते हैं, सब्सटेंसेस को इकट्ठा कर पाते हैं, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है सब्सटेंसेस का मेम्ब्रेन के दोनों तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स फंक्शन करते हैं, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मेनली आपके सेल मेम्ब्रेन में जो चैनल्स होते हैं या परमिएजेस जो प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ फंक्शन करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाईली सेलेक्टिव होता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो है पार्टली नॉन सेलेक्टिव हो सकता है, यानी कई बार इसमें जो डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस हैं वो एक साथ जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च हो रही है तो एक ये रैपिड प्रोसेस होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के मुकाबले तेज़ी से काम करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जनरली एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उस पर जो है उसकी रेट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ATP खर्च हो रहा है, ATP के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का कोई अफेक्ट देखने को नहीं मिलता। मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स, यानी ऐसे इनहिबिटर्स जो कि मेटाबॉलिज्म को, सेल के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, उनकी प्रेजेंस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी इनहिबिट हो जाता है, जबकि मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स पैसिव ट्रांसपोर्ट पर कोई अफेक्ट नहीं डालते। इसके अलावा टेम्परेचर डिक्रीज होने पर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिक्रीज हो जाता है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट पर टेम्परेचर का जनरली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं एक और प्रकार का ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट, जो 2 प्रकार से होता है, पाइनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के द्वारा। इस बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो बाहर से जनरली लार्ज साइज़ का कोई मॉलिक्यूल जो है मेम्ब्रेन में एक वेसिकल की फॉर्म में, जिसे कैरियर वेसिकल बुलाया जाता है, उसके द्वारा अंदर की तरफ उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी को हम जो है एक तरह से बल्क ट्रांसपोर्ट या एंडोसाइटोसिस बुलाते हैं। और मान लीजिए अगर ये ट्रांसपोर्ट जो है बाहर की तरफ हो रहा है तो उसे हम एक्सोसाइटोसिस बुलाते हैं। ये जनरली सिक्रीटरी सेल्स और एक्सक्रीटरी सेल्स में देखने को मिलता है, जहाँ पर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सिक्रीशन किया जा रहा है, या एक्सक्रीटरी सेल्स में, या फेगोसाइट्स में, जहाँ पर एंडोसाइटोसिस के द्वारा किसी सब्सटेंस को, किसी लार्ज साइज मॉलिक्यूल को अंदर लिया जा रहा है। पाइनोसाइटोसिस को हम जनरली सेल ड्रिंकिंग बुलाते हैं। पाइनोसाइटोसिस में क्या होता है, जनरली फ्लूइड मैटर और सब्सटेंसेस जो उसमें डिज़ोल्व हैं, जैसे आयंस हो सकती हैं, शुगर्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, उनको अंदर लिया जाता है। इस केस में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है इनवेजिनेशन के द्वारा वेसिकल्स फॉर्म करती है, जो कि 100 से लेके 200 नैनोमीटर के होते हैं डायमीटर में। ये जो पाइनोसाइटोसिस है सेलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव दोनों प्रकार का हो सकता है। सेलेक्टिव है तो इसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, और होता क्या है कि जैसे ही वो सॉल्यूट या लिगेंड है वो रिसेप्टर साइट पे कॉम्प्लेक्स बनाता है रिसेप्टर्स के साथ, तो वहाँ पर इन्वेजिनेशन होता है, एक वेसिकल फॉर्म होता है जिसे हम पाइनोजोम बुलाते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट होकर अंदर की तरफ
माइग्रेट करता है वहाँ पर ये उस मटेरियल को या तो खुले में साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर देता है या फिर वैक्यूल यानी फॉर एग्जांपल लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होकर रिलीज़ कर सकता है। अगर लाइसोसोम के साथ वो फ्यूज़ होता है तो वहाँ पर उस सॉल्यूट को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो ये पाइनोसाइटोसिस जनरली जो ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें देखने को मिलता है। फैगोसाइटोसिस की बात करें तो इसे सेल ईटिंग बुलाया जाता है। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सॉलिड मैटर है, फूड है, फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजेंस हैं, वो जो है अंदर लिए जाते हैं फैगोसाइट्स के द्वारा। उन्हें हम यहाँ भी सेम प्रोसेस है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होती है अंदर की तरफ, वेसिकल फॉर्म करती है, इसे हम फैगोसोम बुलाते हैं। ये जो फैगोसोम है अंदर की तरफ जब माइग्रेट होता है और इसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है पाइनोसोम के मुकाबले, 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर का, ये जो है लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होता है और एक डाइजेस्टिव वैक्यूल बनाता है। इस डाइजेस्टिव वैक्यूल में लाइसोसोम में क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इनके द्वारा एंजाइम्स के द्वारा वो जो सॉलिड फूड है या सॉलिड पार्टिकल है या पैथोजन है उसका डाइजेशन परफॉर्म किया जाता है। फिर वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसे साइटोप्लाज्म में ही रिलीज़ कर दिया जाता है और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसे जो है सेल के बाहर थ्रो कर दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा, जिसे ईफेगी या सेल वॉमिटिंग भी बुलाते हैं। जो वैक्यूल जिसमें इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंसेस रह जाता है उसे हम रेजिडुअल वैक्यूल बुलाते हैं। फैगोसाइटोसिस जनरली आपकी कुछ WBCs करती हैं। ये डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का पैथोजेंस के अगेंस्ट। साथ में जो कुछ पुराने सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एरिथ्रोसाइट्स को भी फैगोसाइटोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है स्प्लीन और लिवर में।